नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं यह बहुत ही दुखद घटना है। खास करके भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जापान के पूर्व PM प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत हो गई है। उनको एक हमलावर ने गोली मार दिया है। शिंजो आबे जो कि 67 साल के थे, उन्होंने एक चुनाव प्रचार में भाग लिया था। नारा करके प्रांत है। उस चुनाव प्रचार के दौरान ही पीछे से एक हमलावर आए और 2 गोली मारे। अभी तक जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, उनका कहना है कि गोली लगने के बाद उनके हृदय गति के रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, जो शिंजो आबे यह जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की छाया से निकालकर एक आधुनिक देश बनाने का प्रण लिए थे। इनका जो प्रयास था एक युगांतकारी घटना था, एक परिवर्तनकारी घटना था। इसीलिए शिंजो आबे जी की मृत्यु के कारण एक युग का अंत हो गया। आज हम इन्हीं के बारे में कुछ बात कहेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें ये जो रेड रंग का है ये जापान है और ये भारत है। जापान के ऊपर ये रशिया का पिक्चर है, मैप है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है और ये पूरा भाग जो है चाइना का है। ये जो एरिया है ये साउथ चाइना सी कहलाता है। और जानते हैं आप कि ये एक मलक्का स्ट्रेट है। यहाँ पे हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है। मतलब अगर ये पेट्रोल जितना भी होता है या जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ अरेबियन कंट्री ईरान से अगर चाइना इंपोर्ट करता है तो शिप होते हुए इधर से होते हुए मलक्का स्ट्रेट होते हुए साउथ चाइना सी होते हुए फिर चाइना जाता है। चाइना सी को ध्यान रखिएगा, जापान का लोकेशन ध्यान रखिएगा और चाइना का ध्यान रखिएगा, तो बात जो आगे हम करेंगे वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अब इस बड़े पिक्चर में हम देखते हैं कि इस जापान का जो पूरा मैप है ये किस तरह से है। फ्रेंड्स, आपने मैप में जापान का स्टडी किया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये बताना जा रहे हैं शिंजो आबे के बारे में। ये जापान का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये 2006 और 7 के बीच में पहली बार और फिर दोबारा 2012 से 2020 के बीच में, अर्थात 8 साल यहाँ और 1 साल यहाँ, 9-10 साल ये जो है जापान की सेवा किए एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ये बहुत ही लंबा टर्म हुआ है जापान के इतिहास में। शिंजो आबे के बारे में ये कहा जाता है कि ये राइट विंग जापान के जो नेशनलिस्ट विचारधारा के जो एक है प्राइम मिनिस्टर थे। यह मेंबर थे निप्पॉन केइगई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ये मेंबर थे। और ये निप्पॉन केइगई जो है बहुत ही राइट विंग ग्रुप है। इसीलिए इस ग्रुप से जुड़े होने के कारण, इस ग्रुप के प्रोडक्ट होने के कारण यह भी बहुत ही नेशनलिस्ट प्रवृत्ति के थे। इनका एक व्यूज था, जिनका विश्वास था, उस विश्वास को हम निगेशियनिस्ट बोलते हैं। निगेशियनिस्ट का मतलब होता है नकारना, इनकार करना। खास करके जापान के हिस्ट्री को लेकर के जो हिस्टोरियन ने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, जो इतिहास लिखे हैं, उनको शिंजो आबे नकारते हैं कि यह इतिहास जो लिखा गया है सही नहीं है। खास करके उनका एक उदाहरण है रिक्रूटमेंट ऑफ कंफर्ट वुमेन, जो कि वर्ल्ड वार के समय में ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वार के समय में इस तरह के महिलाओं को, जो कि चाइना, कोरिया, आसपास के जितने भी नेबर कंट्री हैं, वर्ल्ड वार के दौरान या वर्ल्ड वार के पहले इस कंफर्ट वुमेन को रिक्रूट किया गया था। इस घटना को शिंजो आबे नकारते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, शिंजो आबे को बहुत ही हार्ड लाइनर के रूप में कंसीडर किया जाता है। बहुत ही कठोर डिसीजन लेने वाले ये नेता के रूप में माने जाते थे। खास करके जापान का जो डिफेंस पॉलिसी है उनको लेकर के इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड होता था। और उसमें भी जो आर्टिकल 9 है, जापान का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है,
जो कि बहुत ही शांति प्रिय संविधान है, उसमें आर्टिकल 9 है, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको रिवाइज करने के बारे में इनका बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंट था कि इसको रिवाइज करना है, इसको चेंज करना है, इसको बदलना है। ये जो आर्टिकल 9 है, यह जापान का जो मिलिट्री फोर्स है उसमें मना किया गया है कि जापान, ये हम अभी बताएंगे आर्टिकल 9 में क्या है, पर शिंजो अबे का था कि इस तरह के जो आर्टिकल है इसको रिवाइज करना है और जापान का एक मिलिट्री आर्मी फोर्स होना बहुत ज़रूरी है अपना। जो आर्टिकल 9 है यह एक क्लॉज है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान का। इसमें आउटलॉइंग किया गया है, मतलब जो वॉर है उसको नकारा गया है, उसको कहा गया है कि ये नहीं हो सकता है। खास करके जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करने के लिए जापान युद्ध का सहारा नहीं लेगा, इस बात का मेंशन इस आर्टिकल में है, जापान के संविधान में है। इस संविधान को 3 मई 1947 को लागू किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, और इस संविधान में यह कहा गया है, रिनाउंस किया गया है, मतलब मना किया गया है कि जापान का सॉवरेन राइट नहीं होगा कि एग्रेसिव हो, मतलब किसी दूसरे देश पे अटैक करके अपनी समस्याओं को सुलझाने का जो एक सॉवरेन राइट होना चाहिए, ये जापान को इस आर्टिकल से प्राप्त अभी भी नहीं है। फ्रेंड्स, शिंजो अबे का मैंने अभी आपको टर्म बताया 6 से 7 और फिर 12 से लेकर के 20। अब जो हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक लेजिस्लेशन, मतलब कानून पास किया जो 2015 में लाया गया था, इसको प्रपोज किया और सक्सेसफुली इस सिक्योरिटी रिफॉर्म लेजिस्लेशन लाए 2015 में। इसमें एक बात कहा गया था कलेक्टिव सिक्योरिटी का। इसका मतलब ये है कि जापान अपने पड़ोसी देश जो इनके बहुत ही करीब है उन पे भी अगर कोई हानि होता है, नुकसान होता है, हमला होता है, तो उनका कलेक्टिव सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी जापान की होगी। इस लेजिस्लेशन में लिखा गया है, इस कानून में लिखा गया है। इसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल माना गया, विश्व के अनेक देशों ने इसकी आलोचना किया, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और इस कानून को, इस लेजिस्लेशन को इन्होंने पास करवाया। जो अबेस है, इसके जो प्राइम मिनिस्टरशिप था, जो प्रीमियरशिप था, उनके बारे में कहा जाता है कि इंटरनेशनली इनके जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज थे इनके कारण जाने जाते हैं, और इनका जो इकोनॉमिक पॉलिसीज था उनका निकनेम नाम जो था वही था एबेनॉमिक्स। शिंजो अबे से एबेनॉमिक्स दे दिया गया था क्योंकि इनका इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत ही सक्सेसफुल था। जैसे उन्होंने मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसको ईज किया था, जो फिजिकल स्टिमुलस जो है वो दिए थे, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बड़े पैमाने पे किए थे। इन तीनों चीज़ों के कारण इकोनॉमी में बहुत बड़ा रेडिकल चेंज आया था और इसी कारण से इनके पॉलिसी को एबेनॉमिक्स नाम दिया गया। फ्रेंड्स, जो शिंजो अबे थे ये कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इसके कह सकते हैं कि प्रवर्तक थे। इनको बहुत बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल स्टेज पे उठाते रहते थे इस टर्मिनोलॉजी को। कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड का मतलब क्या होता है? यह एक तरह का इंटरनेशनल लॉ की बात करता है, खास करके ह्यूमैनिटीज़ के जो कॉमन हेरिटेज है। हेरिटेज क्या होता है? मैं पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि हेरिटेज, जिसका टाइटल है क्या भारत के लोग अपनी पहचान खो रहे हैं, उसमें मैंने हेरिटेज को बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इनका मानना था कि जो मानव के कॉमन हेरिटेज हैं, चाहे वो नेचुरल हो या कल्चरल हो, उनका प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है एक्सप्लॉयटेशन से। और एक्सप्लॉयटेशन कोई इंडिविजुअल नेशंस करता हो या कोई कॉरपोरेशंस करता हो, उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये बात इन्होंने जो साउथ चाइना सी के कंटेक्स्ट में कहा था। साउथ चाइना सी को चाइना अपना मानता है। साउथ चाइना सी से सटे हुए जितने भी देश हैं उनका कहना है चाइना की इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। उस साउथ चाइना सी से के जो पड़ोसी देश हैं, सटे हुए देश हैं, उनका अधिकार नहीं है। और अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ मलक्का स्ट्रेट होते हुए साउथ चाइना सी होते हुए चाइना और अन्य जो नेबर कंट्री है वहाँ तक जाता था। इसी साउथ चाइना सी के कंटेक्स्ट में इन्होंने बोला था कि जो ह्यूमैनिटीज़ के कॉमन हेरिटेज हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, उन पे किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का। यहाँ पे जो इसको शॉर्ट में क्वाड बोला जाता है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका जो 4 वर्ड है क्वाड करके यहाँ से ले लिया गया, इसका नामांकन क्वाड किया गया।
वास्तव में यह एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक सिक्योरिटी डायलॉग है। इसका जो इनिशिएटिव लिया गया था, शुरुआत किया गया था 2007 में, याद रखिएगा 2007, जबकि 2006 और 2007 के बीच में शिंजो अबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने ही, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे थे उस समय में, उन्होंने ही इस स्टेप को इनिशिएटिव लिए थे फ्रेंड्स। और इसमें जो सपोर्ट किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे उसमें जॉन हॉवर्ड, उन्होंने किया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उसमें माननीय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने सपोर्ट किया। और यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट थे डिक चेनी, इन्होंने इस पूरे प्रोसेस में सपोर्ट किया था। तो ये आपने देखा कि जो क्वाड है ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। लेकिन आगे चल के ये सिर्फ डायलॉग नहीं रहा, आगे कुछ और रूप लिया। ये डायलॉग के साथ साथ पैरेलल जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का रूप ले लिया। अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पे यह जो है मिलिट्री एक्सरसाइज रहा। और ये जो एक्सरसाइज है इसका एक नामांकन किया गया मालाबार एक्सरसाइज। याद रखिएगा, इस पे बहुत सवाल पूछा जा चुका है कि मालाबार एक्सरसाइज क्या है, इसमें कौन कौन देश भाग लेते हैं, क्वाड क्या है, क्वाड के कौन कौन से मेंबर हैं। ये जो क्वाड है ये एक डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री अरेंजमेंट है। इसको जो है इस तरह से व्यूड किया गया, इस तरह से देखा गया इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कि जो चाइनीज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर है, इनको काउंटर करने का प्रयास है इन चारों कंट्री के द्वारा। और चाइना का जो गवर्नमेंट है वो इनके बारे में एक ऑफिशियल जो है अपोज किया, यह कह करके कि यह वास्तव में ये जो क्वाड है, जो कि शिंजो अबे द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है इसको बनाने का, वास्तव में यह एशियन नेटो है। आप जानते हैं नेटो क्या है। अभी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने रसिया और यूक्रेन के वॉर के कंटेक्स्ट में मैंने बताया था कि ये वॉर सिर्फ यूक्रेन और रसिया के बीच नहीं है, ये वॉर रसिया और नेटो के बीच है। वहाँ पे नेटो को मैंने डिटेल में बताया था कि नेटो क्या है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि शिंजो अबे का बहुत बड़ा योगदान रहा, एक युगांतकारी जो है उनका कार्यकाल रहा। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जापान के इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और जापान का जो मिलिट्री पावर है उसको रिवाइव करने के लिए इन्होंने किस तरह से स्टेप उठाया था। जो आर्टिकल 9 है उसको किस तरह से रिमूव करने की कोशिश किया। जो गलत इतिहास लिखा गया है जापान के दृष्टिकोण से उसको बिल्कुल निगेट किए, उनको माने ही नहीं। इस तरह से ये बहुत ही राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री थे। जापान का एक अच्छा इमेज हो, जापान एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बने, इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। जापान के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी एक बहुत ही अपूरणीय क्षति है। मैं समस्त भारतवासियों की ओर से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं इनके आत्मा को शांति प्रदान करें। ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे हमारा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर, जय हिंद।